Hello everyone, myself Priyanka from JSR Tutors. So today we are going to do board question paper of class 12th chemistry. February 2020 में जो पेपर आया हुआ था उसका आज हम एनालिसिस करेंगे. टाइमिंग है 3 hours. So let's start with सेक्शन ए. सो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो हमारा एज यूजुअल एमसीक्यू बेस्ड होता है. सो उसका फर्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं. आइडेंटिफाई सिंथेटिक पॉलीमर अमंग्स द फॉलोइंग. ऑप्शन ए लाइनेन, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी सिल्क एंड ऑप्शन डी टेरिलिन. सो द करेक्ट आंसर इज टेरिलिन. सेकेंड, which among the following hydrides is not a reducing agent? Option A H2O, option B H2S, option C H2TE and option D H2SE. So the correct answer is H2O. वाटर जो है ये एक हमारा ऐसा हाइड्राइड है जो कि reducing agent नहीं है. ओके. थर्ड, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ ferrous sulfate using mixture of dilute H2SO4 and potassium dichromate, oxidation state of chromium changes from option A +6 to +2, option B +6 to +3, option C +6 to +1 and option D +6 to +4. So the correct answer is +6 to +3. तो इसको पूरा सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग. सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर जो फॉर्मूलाज होते हैं वो पता होने चाहिए. ओके. सो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? K2Cr2O7. उसकी जब हम लोग ने रिएक्शन की किसके साथ में? H2SO4 के साथ में. किसके प्रेजेंस में? FeSO4 के प्रेजेंस में. FeSO4 क्या है? फेरस सल्फेट है. तो हम लोग को क्या मिला यहाँ पर? 3 molecules of Fe2SO4 thrice प्लस Cr2SO4 thrice प्लस K2SO4 प्लस 7 molecules of water. ओके. सो यहाँ पर क्रोमियम, ये देखो यहाँ पर ये क्रोमियम प्रेजेंट है हमारे पास में पोटेशियम डाइक्रोमेट में. एंड देन उसके बाद में यहाँ पर ये क्रोमियम प्रेजेंट है Cr2SO4 थ्राइस में. सो यहाँ पर K2Cr2O7 से Cr2SO4 थ्राइस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना चेंज हुआ है वो हमें पता करना है. ओके. सो यहाँ पर देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की पूरी प्रोसेस हो जाएंगी. सो K2Cr2O7 वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है? +6 आई है. एंड Cr2SO4 थ्राइस ये जो मॉलिक्यूल है इसमें ये जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है? +3 आई है. सो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ तक चेंज हुई है? +6 to +3 तक के चेंज हुई है. Then fourth, identify complex ion in which effective atomic number. ये जो effective atomic number दिया हुआ है इसे हम EAN भी कहते हैं. Of the central metal ion is 35. यहाँ पर हमें ये 4 molecules दिए हुए हैं. इसमें से ये Zn ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में Fe, ऑप्शन सी में भी Fe एंड ऑप्शन डी में CO. तो ये सभी क्या हो गए? हमारे सेंट्रल मेटल आयन हो गए. तो इनमें से कौन से मेटल आयन का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो 35 है वो हमसे पूछा हुआ है. ओके. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते कैसे है. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है? EAN इज इक्वल्स टू Z माइनस X प्लस Y. ठीक है. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है? Z माइनस X प्लस Y. जहां पर Z जो है ये क्या डिनोट कर रहा है? जो भी एटम है उसका एटॉमिक नंबर या फिर जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर. एंड देन उसके बाद में ये जो X है वो क्या डिनोट कर रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट. एंड ये जो Y है वो क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड. ये जो लिगेंड प्रेजेंट होते हैं इन्होंने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट किए हैं ये सेंट्रल मेटल आयन को. Y हम लोग 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर करके भी निकाल सकते हैं. सो यहाँ पर देखो ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए थे ना हमें
1 A B C एंड D। तो ये चारों ऑप्शंस का हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना पड़ेगा एंड देन पता चलेगा कि कौन से मेटल आयन का सेंट्रल मेटल आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 है। ओके, सो यहाँ पर देखो फर्स्ट मॉलिक्यूल हमें कौन सा दिया हुआ था, ZnNH3 वोल 4 2+ का दिया हुआ था। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले ये जो सेंट्रल मेटल आयन है Zn, इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ओके, सो X प्लस NH3 ये क्या है, ये एक हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका 0 आ जाएगा एंड देन ये वाला जो +2 है वो एज इट इज हमने यहाँ पर लिख लिया। सो X की वैल्यू कितनी आ गई, +2, मतलब ये वाला जो हमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है इसमें ये जो Zn है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। ओके, एंड देन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना अभी। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या था, Z - X। Z क्या था, एटॉमिक नंबर, तो Zn का एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 30। माइनस लिखा था, फॉर्मूला ही पूरा माइनस लिखा हुआ है X के पहले, माइनस देन उसके बाद में 2, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है वो +8। अब ये 8 कहाँ से आया, देखो यहाँ पर Y क्या था हमारा, Y = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड। इसको हम लोग 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर करके भी निकाल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये देखो ये जो 4 लिखा हुआ है ये क्या हो गया, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। ठीक है, तो 4 को अभी हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा Y आ जाता है, तो 4 2 8 आ गया। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया, 36 आया। ठीक है, देन सेकेंड मॉलिक्यूल का भी वैसे ही FeCN6 - इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे, कितना आया है, 36 आया हुआ है। देन ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है हमें, FeCN6 3- दिया हुआ है। इसका जब पूरा पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN निकाला जो हमने, वो कितना आया, 35 आया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि ये जो यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं उनमें से कौन से मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका इफेक्टिव नंबर 35 है। सो यहाँ पर ऑप्शन सी का हमारे पास में 35 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया। ओके, नाउ फिफ्थ क्या दिया हुआ है, कन्वर्शन ऑफ मिथाइल क्लोराइड इनटू मिथाइल फ्लोराइड इज नोन एज, ऑप्शन ए फिंकलस्टेन रिएक्शन, ऑप्शन बी स्वार्ट्ज रिएक्शन, ऑप्शन सी विलियमसन सिंथेसिस एंड ऑप्शन डी रूट्स रिएक्शन। सो द करेक्ट आंसर इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। अगर मिथाइल क्लोराइड या फिर मिथाइल ब्रोमाइड इन दोनों का कन्वर्शन अगर हो रहा है, दोनों में से कोई भी एक मॉलिक्यूल का अगर कन्वर्शन हो रहा है मिथाइल फ्लोराइड मतलब कि CH3F फ्लोराइड वाले कंपाउंड में अगर कन्वर्शन हो रहा होगा तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब यहाँ पर मैं जितनी भी सभी नेम रिएक्शन दी हुई है चारों, ये सभी नेम रिएक्शन को एक्सप्लेन करके बता दे रही हूँ बिकॉज पेपर में कोई भी पूछ सकता है, इसलिए सभी चीजें पता रहनी चाहिए, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा आप सभी का। सो सबसे पहले क्या दी थी यहाँ पर हमें, फिंकलस्टेन रिएक्शन। ओके, सो फिंकलस्टेन रिएक्शन में क्या है, द रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड with sodium iodide that is NaI in the presence of dry acetone results in the formation of alkyl iodide. This reaction is called as Finkelstein reaction. alkyl chloride क्या हो जाएगा, RCl या फिर alkyl bromide RBr। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग ने सोडियम आयोडाइड के साथ में करवाई ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, देन हमारे पास में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, एल्काइल आयोडाइड मिलेगा प्लस NaX मिलेगा। ठीक है, तो फिंकलस्टेन रिएक्शन में सोडियम आयोडाइड जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो फिंकल का ये I याद रख लेना सेकेंड वाला, तो I से आयोडीन, तो मेन हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा वाला प्रोडक्ट मिलता है, एल्काइल आयोडाइड मिलता है फिंकलस्टेन रिएक्शन में। ओके, देन नेक्स्ट बी वाले ऑप्शन में स्वार्ट्ज रिएक्शन देखी थी, स्वार्ट्ज रिएक्शन में एल्काइल फ्लोराइड बनता है। ओके, ऐसा याद रख लेना। व्हेन एंड कीवर्ड्स याद करना, स्वार्ट्ज रिएक्शन में एल्काइल फ्लोराइड मिलेगा,
फिंकलस्टीन रिएक्शन में एल्काइल आयोडाइड मिलता है. ओके, स्वार्ट्स रिएक्शन व्हेन एन एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड is heated in the presence of a metallic fluoride such as AgF, Hg2F2, COF2 और SbF3. Alkyl fluoride is formed. यहाँ पर ये देखो, ये जो रिएजेंट्स लिखे हुए हैं ना, वो किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनमें से कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं वैसे भी पूछ सकते हैं पेपर में क्वेश्चन. ओके, सो स्वार्ट्स रिएक्शन में हमें एल्काइल फ्लोराइड मिलता है एल्काइल क्लोराइड या फिर एल्काइल ब्रोमाइड को यूज करके AgF के साथ में. देन सी वाला देखो, यहाँ पर सी में क्या पूछा है, विलियमसन सिंथेसिस देख लेते हैं. विलियमसन सिंथेसिस में हमारे पास में ईथर बनाने की प्रोसेस रहती है. ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस क्या बनाता है, यहाँ पर ईथर बनाने की प्रोसेस होती है. ईथर क्या होता है, ROR होता है. ओके, it is an important method for the synthesis of symmetrical and unsymmetrical ether. In this method, an alkyl halide is allowed to react with सोडियम एल्को ऑक्साइड. सोडियम एल्को ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, सोडियम मतलब Na तो आएगा ही. एल्का ऑक्साइड मतलब कि RONA. ठीक है, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड ले लिया RX, उसकी रिएक्शन किसके साथ में कर दी, सोडियम एल्को ऑक्साइड RONA के साथ में रिएक्ट किया. फिर यहाँ पर क्या होगा कि ये जो R है ये इसके साथ में ऐसे मिक्स हो जाएगा एंड देन उसके बाद में ये यहाँ से सोडियम हैलाइड ROR और ये NX. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो R है, अगर ऐसी रिएक्शन दी हुई है जैसे CH3X प्लस CH3ONA, तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, CH3O CH3 प्लस NaX मिलेगा. तो ये देखो, यहाँ पर ये दोनों एल्काइल ग्रुप कैसे है, सेम है. तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया हमारा, सिमेट्रिकल हो गया. बट वही अगर यहाँ पर ये C2H5X दिया हुआ है प्लस CH3ONA लिया हमने, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, C2H5O CH3 प्लस NaX. तो यहाँ पर देखो, ये CH3 दिख रहा है, यहाँ पर ये C2H5 दिख रहा है. ये दोनों प्रोडक्ट्स अलग अलग है ना, दोनों जो है मॉलिक्यूल वगैरह कह सकते हैं आप. तो ये CH3 और ये C2H5 दोनों ही अलग अलग है. तो ये कैसा हो गया हमारा, अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया. अनसिमेट्रिकल, ऊपर वाला जो दिख रहा है ये कैसा हो गया, सिमेट्रिकल ईथर हो गया. एंड ये जो एक C2H5 और एक CH3 दोनों ही अल्काइल ग्रुप अलग अलग है, तो ये कौन सा हो गया हमारा, अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया. देन फोर्थ कौन सा था हमारे पास में, वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन में याद रखना कि हायर अल्केन की फॉर्मेशन होंगी. ओके, हायर अल्केन मतलब कि अगर रिएक्शन में हमें जैसे कि एक R दिया हुआ है तो प्रोडक्ट में 2 R फॉर्म होंगे. इट प्रोवाइड्स अ मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हायर अल्केन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड बाय ट्रीटिंग विथ मेटालिक सोडियम इन ड्राई ईथर. ये देखो, यहाँ पर ये एल्काइल हैलाइड ले लिए RX क्या हम लोग ने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, उसकी रिएक्शन करवा दी हम लोग ने सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो यहाँ पर क्या होगा, ये RR एक साथ में जुड़ जाएगा और यहाँ पर ये जो Na है, यहाँ पर 2 मोल्स लिए हम लोग ने सोडियम के, तो यहाँ से ये क्या बना लेगा, ट्वाइस NaX बना लेगा. तो ये जो RR हो गया ये क्या हो गया हमारा, फिर हायर एल्केन हो गया. ओके, सो यहाँ पर ये चारों नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछती है, इसलिए मैंने एक बार बता दी. 6th, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल आयोडाइड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड फ्रॉम 1 मोल ऑफ मिथाइल अमीन इज और आर. A 1, option B 2, option C 3 and option D 4. So the correct answer is option C 3. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो मिथाइल अमाइन वगैरह ये जितने भी नेम्स लिखे हुए हैं ना, तो उनका
ना जो फॉर्मूला रहेगा उसे हम लोग कैसे लिखेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो याद रहनी चाहिए। मिथाइल अमीन का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग कैसे बनाएंगे, CH3NH2। ये क्या हो गया, ये CH3 हो गया यहाँ पर मिथाइल, ये NH2 हो गया अमीन ग्रुप। ठीक है, सो इसकी रिएक्शन किसके साथ में करनी थी, हमें मिथाइल आयोडाइड के साथ में करनी थी। तो यहाँ पर ये मिथाइल आयोडाइड के साथ में एक बार हम लोग ने रिएक्ट करवाया। ठीक है, सो यहाँ से ये जो HI मॉलिक्यूल था वो रिमूव हुआ हमारा। HI मॉलिक्यूल मतलब कि ये CH3 आ गया, CH3I के साथ में रिएक्ट करवाए तो ये एक CH3 मॉलिक्यूल और ये एक CH3 मॉलिक्यूल मिलके 2 CH3 मॉलिक्यूल हो गए। देन उसके बाद में HI को रिमूव कर दिया तो यहाँ से एक H मॉलिक्यूल और यहाँ का ये I मॉलिक्यूल, ये दोनों रिमूव हो गए तो सिर्फ NH बना। फिर ये जो मॉलिक्यूल बना है इसकी फिर से हम लोग ने रिएक्शन करवा दिया CH3I के साथ में। दूसरे बार हम लोग ने CH3I के साथ में रिएक्शन करवाया और HI फिर से यहाँ से रिमूव करवाया, तो ये वाला CH3 और फिर यहाँ के ये जो 2 CH3 थे ये मिलके 3 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे हमारे पास में CH3 के। एंड देन HI फिर से रिमूव हो गया तो यहाँ पर सिर्फ ये N बचा। फिर से इसकी रिएक्शन हम लोग ने क्या कर दिए, तीसरे बार CH3I से तीसरे बार फिर से CH3I डाल दिया हम लोग ने ये मॉलिक्यूल में। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाएंगी। तो हमसे क्वेश्चन में वही पूछा था कि टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड के फॉर्मेशन के लिए हमें कितने मोल्स लगते हैं मिथाइल आयोडाइड के। सो कितने मोल्स लग रहे हैं हमें, यहाँ पर 3 मोल्स लग रहे हैं टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड के फॉर्मेशन के लिए। 7th, name the reagent which on reaction with glucose confirms the presence of 5 hydroxyl group in glucose. A. Hydroxyl amine, B. bromine water, C. dilute nitric acid, and D. acetic anhydride. So the correct answer is D. acetic anhydride. Moving towards 8th. Identify antibiotic drug amongst the following. A. Codeine, option B. Equanil, option C. Penicillin, and option D. Valium. So correct answer is penicillin. 9th. The number of atoms per unit cell of body centered cube is option A 1, option B 2, option C 4, and option D 6. So the correct answer is 2. BCC मतलब कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूब में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल वो कितना होता है, 2। सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, SCC में 1। एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कितना होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, 4। 10th, calculate the work done during the reactions represented by the following thermochemical equation at 300 Kelvin. CH3 4 plus 2O2 gives CO2 plus twice H2O. CH4 क्या है, गैस है, O2 क्या है, गैस है, CO2 क्या है, गैस है, और H2O किसके फॉर्म में, लिक्विड। यहाँ पर R की भी वैल्यू दी हुई है कि ये कैलकुलेट करते टाइम हमें R की वैल्यू कितनी लेनी है। सो कितनी है ये 8.314। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हमें वर्क डन निकालना है ना, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डेल्टा NG/RT। तो डेल्टा NG क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट होते हैं। ओके, गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, सो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट का सबसे पहले पूछा है नंबर ऑफ मोल, तो प्रोडक्ट में कितना है 1, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट में कितने गैसियस मोल प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के ये 2 और CH4 का यहाँ का ये 1। सो कितने हो गए 3। सो डेल्टा NG की वैल्यू कितनी आ गई,
2. सो देयरफॉर डेल्टा Ng इज इक्वल्स टू -2 आ गया एंड देन उसके बाद में पूरी वैल्यूज ये वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये देखो जैसे वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा NG/RT आ गया। सो माइनस वैसी का वैसी रहेगा। प्रोडक्ट में 1 था गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट में 3 थे। आर की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन। टेम्परेचर जो है वो हमेशा केल्विन में ही लेना, तो क्वेश्चन में भी केल्विन में ही दिया हुआ था। सो यहाँ पर हम लोग ने 300 ले लिया। देन पूरा कैलकुलेट करने के बाद में जो आंसर है वो प्लस 4.988 किलो जूल आता है। ओके, सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन ई जाएगा, प्लस 4.988 किलो जूल। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारा एमसीक्यू बेस था वो पूरा कंप्लीट हो गया सेक्शन ए का। क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर दी फॉलोइंग है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे, व्हाट इज द concentration of dissolved oxygen at 50 degrees Celsius under pressure of 1 atmosphere if partial pressure of oxygen at 50 degrees Celsius is 0.14 atm. Henry's law constant for oxygen is equals to 1.3 into 10 to the power -3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर एटीएम। सो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या गिवन है वो सब लिख लेना। तो गिवन में हमारे पास में क्या है, प्रेशर है, कितना दिया हुआ है 0.14 एटीएम दिया हुआ है। देन उसके बाद में हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH ऑक्सीजन का दिया हुआ है, कितना है 1.3 इंटू 10 टू दी पावर -3। फाइंड आउट हमें क्या करना है, कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करना है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का, ठीक है। सो टू फाइंड में S लिख दिया। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास में, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या बोलता है, S इज हेनरीज लॉ का फॉर्मूला ही है ये पूरा, ये याद ही होगा आप सभी को। सो S इज इक्वल्स टू KH इंटू P। KH क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, कितनी वैल्यू दी हुई है 1.3 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू ये प्रेशर, प्रेशर कितना दिया हुआ है 0.14। देन ये पूरा कैलकुलेट करके हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो क्या आता है 1.82 इंटू 10 टू दी पावर -4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सो लास्ट में फाइनल आंसर भी ऐसा पूरा डिफाइन करके लिखना, द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एट 50 डिग्री सेल्सियस इज 1.82 इंटू 10 टू दी पावर -4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सेकेंड, write structural formula of the alcohol that results when acetaldehyde is reacted with CH3MgBr in the presence of dry ether and the product is hydrolyzed। ठीक है, सो यहाँ पर देखो एसिटल्डिहाइड का देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO। एल्डिहाइड कहाँ है तो ये CHO आ गया, एसिटल कहाँ है मतलब ये CH3 आ गया, ठीक है। CH3CHO एसिटल्डिहाइड हो गया। ये इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ में की, CH3MgBr के साथ में की, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ओके, सो यहाँ का ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के साथ में हमारे पास में MgBr जुड़ जाएगा एंड यहाँ पर का जो कार्बन का जो 4th बॉन्ड है वो फिर CH3 से जुड़ जाएगा। ये देखो सेम हुआ, ऑक्सीजन के साथ में MgBr जुड़ गया एंड देन ये कार्बन के साथ में यहाँ पर CH3, ये क्या हो गया हमारा एडक्ट वाला हो गया। देन उसके बाद में ये जो मॉलिक्यूल बना है, कंपाउंड बना है, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग ने वाटर के साथ में कर दी तो फिर हमें यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या मिलेगा कि ये जो वाटर किस में है H++ OH- आयंस में, ठीक है। सो ये जो OH है वो हमारा Mg के साथ में जुड़ जाएगा एंड ये जो H है वो यहाँ पर O के साथ में जुड़ के OH फॉर्म कर लेगा, ठीक है। सो ये जो कंपाउंड है, ये जो अल्कोहल बन रहा है यहाँ पर, उसे हम क्या कहेंगे 2-हाइड्रोऑक्सी प्रोपेन या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सो क्वेश्चन में हमसे वही पूछा था कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अल्कोहल का बताओ जो कि ये पूरी प्रोसेस होने के बाद में फॉर्म होता है। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया एंड वो जो अल्कोहल फॉर्म हो रहा है उसका नाम क्या हुआ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। थर्ड, राइट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर
प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड यूजिंग एसिटिक एसिड। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड को प्रिपेयर करना है एसिटिक एसिड यूज करके। सो एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। इसके 2 मोल्स ले लिए, उसको हम लोग ने, ये जो रिएक्शन होती है एसिटिक एनहाइड्राइड को फॉर्म करने की फ्रॉम एसिटिक एसिड, ये कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। मतलब एसिटिक एसिड से हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड भी बना सकते हैं और एसिटिक एनहाइड्राइड से हम लोग एसिटिक एसिड भी बना सकते हैं। ओके, सो ये देखो P2O5 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है जो कि ये कन्वर्शन के लिए नेसेसरी है। सो यहाँ पर फिर क्या बन जाता है, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, CH3COO C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो गया हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला। ठीक है। 4th, write the chemical reaction involved in the formation of ethylamine using एसिटलडॉक्सिम। एसिटलडॉक्सिम को यूज करके हम लोग इथाइल अमीन की फॉर्मेशन कैसे करेंगे वो पूछा है। सो ये देखो बस इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है वो इम्पोर्टेंट रहने चाहिए अगर आपको कंपाउंड का नाम दिया हुआ है तो यहाँ पर देखो एसिटलडॉक्सिम का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड NOH प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, फिर इथाइलामीन की फॉर्मेशन हो जाएंगी C2H5NH2। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा एंड देन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारा इथाइल अमीन बन जाएगा। ओके। 5th, व्हाट इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। सो इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ मॉल्टन और फ्यूज्ड मेटेलिक कंपाउंड। इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। सो ये डेफिनेशन हो जाएंगी हमारी इलेक्ट्रोमेटलर्जी की। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा है, फॉर द रिएक्शन N2O4 गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2। दोनों कैसे है, गैसियस स्टेट में। ठीक है, डेल्टा H0 की वैल्यू कितनी दी है, 57.24 किलो जूल दी हुई है एंड डेल्टा S0 की वैल्यू कितनी दी है, 175.8 जूल पर केल्विन। एट व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। सो कौन से टेम्परेचर पर ये जो रिएक्शन दी है वो स्पॉन्टेनियस होंगी वो पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोई भी अगर ऐसा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया तो सबसे पहले वही लिखना, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, डेल्टा H0 की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा S0 की वैल्यू दी हुई है। फाइंड क्या करना है, टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पर ये जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है। सॉल्यूशन T इज इक्वल्स टू डेल्टा H0 डिवाइडेड बाय डेल्टा S0। वैल्यूज पुट करेंगे सो आंसर कितना आएगा, 325.59 केल्विन। ओके, एंड देन नीचे में फाइनल स्टेटमेंट भी लिखना पूरा सॉल्व होने के बाद में, द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट 325.59 केल्विन। ओके, देन 7th, the standard EMF of the following cell is 0.463 volt। यहाँ पर ये हमें पूरी रिएक्शन दी हुई है। If the standard potential of Ag electrode is 0.800 volt, what is the standard potential of Cu electrode। Cu electrode का जो standard potential है वो क्या रहेगा। सो फिर से देखो यहाँ पर 7th वाला न्यूमेरिकल आ गया। सो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन। यहाँ पर मैं गिवन लिखना भूल गई थी, तो स्टार्टिंग में तुम लोग सबसे पहले गिवन लिखना, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये E0 ऑफ सेल लिखना। ठीक है, सो E0 ऑफ सेल इज इक्वल्स टू 0.463 वोल्ट। E0 ऑफ Ag, Ag क्या है, यहाँ पर सिल्वर है। E0 ऑफ Ag कितना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल इस सिल्वर का 0.800 वोल्ट। हमें E0 स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कॉपर का।
ओके, सो यहाँ पर ये ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ ए जी माइनस ई नॉट ऑफ सी यू लिखेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में। यहाँ पर ई नॉट ऑफ सी यू कितना हुआ है 0.337 वोल्ट। ओके, सो यहाँ पर 7th भी कंप्लीट हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 8, राइट द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स रेट कांस्टेंट। सो देखो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, उसमें जो हाफ लाइफ है और रेट कांस्टेंट है, इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है वो लिखना था। तो टी हाफ इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय 2K। के क्या है यहाँ पर हमारा रेट कांस्टेंट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, एंड टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा हो गया, टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय 2K। सो यहाँ पर जो है ये सेक्शन ए पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन बी। सो सेक्शन बी में हमें टोटल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन। सो यहाँ पर हमें हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन को एक्सप्लेन करना है। तो हेस लॉ क्या कहता है कि जो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज रहेगा कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन का, वो किसके इक्वल रहेगा, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स इन द रिएक्शन। सो यहाँ पर एग्जाम्पल देके हेस लॉ को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, एंड देन उसके बाद में ये वाली जो ऊपर वाली स्टेटमेंट हो गई है उसकी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट दी सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट ई नॉट ऑफ सेल ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है, ई नॉट ऑफ सेल। तो ई नॉट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, सो यहाँ पर ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करना है, एंड साथ में ये जो रिएक्शन ये जो दिए हुए हैं हमें कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। सो इसमें जो सेल रिएक्शन का इक्वेशन होगा वो क्या रहेगा वो पूछा है। एंड देन यहाँ पर ई नॉट ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ है जो कि कितना है -1.66 वोल्ट, एंड ई नॉट ऑफ Zn दिया हुआ है कितना -0.76 वोल्ट। सो देखो यहाँ पर ये रिएक्शन दी हुई है। सो एनोड पर कौन सी रिएक्शन होंगी, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, सो Al से Al3+ बन रहा है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो एनोड पर हमारा एल्यूमिनियम प्रेजेंट होगा, एंड देन उसके बाद में रिएक्शन है कैथोड। सो यहाँ पर देखो Zn2+, वो Zn में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि 2+ जो है वो 1+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है। सो रिडक्शन कहाँ पर होगा, कैथोड पे होगा। एंड देन रिएक्शंस को जो भी इक्वेशंस वगैरह आई है यहाँ पर उसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सो ये जो हो गई ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पर सेल रिएक्शन हो गई। ठीक है, सेल रिएक्शन आ गई हमारे पास में। देन ई नॉट ऑफ सेल निकालना था। सो ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो कैथोड पे हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, Zn प्रेजेंट है, बिकॉज Zn का रिडक्शन हो रहा था। एंड एनोड पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास में, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा था Al+ से Al+3 में। ठीक है, सो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। सो हमारे पास में जो ई नॉट ऑफ सेल रहता है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 0.9 वोल्ट आ जाएंगी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। सो यहाँ पर हमें ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी को डिफ्रेंशिएट करना था। सो 2 टेबल बना के ही डिफ्रेंशिएट करना है, ऐसे पहले मत करना कि पहले ऑर्डर का पूरा पॉइंट वाइज लिख लिए एंड देन मॉलिक्युलैरिटी का लिखे, दोनों को टेबल बना के ही डिस्टिंग्विश करना। ठीक है, सो ऑर्डर में फर्स्ट डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्रॉपर्टी, एंड मॉलिक्युलैरिटी क्या है, इट इज अ थ्योरेटिकल एंटिटी। सेकेंड ऑर्डर, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट those appear in the rate reaction. Molecularity, second point, it is the number of reactant molecules taking part in an elementary reaction. Third order, it is an integer fraction or zero. Third, it is always a natural number. Fourth,
It is the property of both elementary and complex reaction. Molecularity, fourth point, it is the property of only elementary reaction and has no meaning for कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. सो यहाँ पर ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी को हम लोग का डिफरेंस बताना था, वो बता दिया. देन क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है हमसे? राइट टू यूजेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो यहाँ पर हमें हेलियम एंड नियॉन के दो यूजेस बताने हैं. ठीक है. सो हेलियम का कोई भी 2 यूज लिख सकते हो. ठीक है. सो यूजेस ऑफ हेलियम यूज्ड फॉर एमआरआई. एमआरआई क्या होता है? मैग्नेटिक रिस्पॉन्स इमेजिंग. सेकेंड, यूज्ड इन सुपरसोनिक वाइट टनल्स. बी में हमसे नियॉन के यूजेस पूछे थे. सो नियॉन इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ लेजर्स एंड ऑल्सो इट इज यूज्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब. नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7th. सो क्वेश्चन नंबर 7th में हमसे क्या कहा है? राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ 1 ore ऑफ जिंक. डिफाइन क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट. सो जिंक के कोई भी एक और का हमें नेम लिखना है, साथ में उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है एंड देन क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट को डिफाइन करना है. ठीक है. सो जिंक का नेम ऑफ जिंक और कैलामाइन आ जाएंगे, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ZnO3 एंड देन उसके बाद में यहाँ पर ये क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट को डिफाइन कर दिया हुआ है. क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट क्या होता है? द टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड्स आर कॉल्ड एज quaternary ammonium salts. They are derivatives of ammonium salts in which all the 4 hydrogen atoms attached to nitrogen in NH4 plus are replaced by 4 alkyl groups, same or different. ठीक है. सो यहाँ पर क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट्स का भी डेफिनेशन आ जाएगा ये पूरा. देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है? व्हाट इज द एक्शन ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑन दी फॉलोइंग. एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्या रिएक्शन होंगी KI के साथ में एंड H2S के साथ में. ठीक है. सो अगर आपको ये रिएक्शंस वगैरह तो पूरी अच्छे से याद ही रहनी चाहिए. एक्शन ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑन KI. पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? K2Cr2O7. उसकी रिएक्शन हम लोग ने KI के साथ में की H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस 7H2O प्लस 3I2 रिलीज हो जाएगा. एंड देन एक्शन ऑफ H2S के साथ में क्या शो करेगा वो था. सो एक्शन ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑन H2S K2Cr2O7 प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S. सो यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन H2S के साथ में करेंगे या H2SO4 के साथ में. सो ये रिएक्शन बैलेंस कर ली. उसके बाद में क्या क्या बन रहा था वही लिखना था. दोनों में सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं, बस जो रिलीज हो रहा है इसमें आयोडीन रिलीज हो रहा था, इसमें सल्फर रिलीज हो रहा है. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 9th. सो क्वेश्चन नंबर 9th में देखो यहाँ पे हमसे क्या कहा है? डिफाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी. हाउ मैनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ग्लूकोज. सो ऑप्टिकल एक्टिविटी को यहाँ पर हमें डिफाइन करना था एंड जो ग्लूकोज होता है उसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है वो हमसे पूछा है. द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय विच इट रोटेट्स प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इंसिडेंट लाइट of incident plane polarized light is known as optical activity. So ग्लूकोज में हमारे पास में 4 कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं. सो ऑप्टिकल एक्टिविटी आ गई. अगर हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालना रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 to the power n होता है. सो ग्लूकोज में हमारे पास में 4 कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो n क्या होता है यहाँ पर? नंबर ऑफ कायरल कार्बन. ग्लूकोज में 4 प्रेजेंट होते हैं तो 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16. सो ग्लूकोज के कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल है? 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल है. ठीक है. देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10th. एक्सप्लेन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर. सो यहाँ पर हमें इथरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी एक्सप्लेन करनी है डाई इथाइल ईथर के फॉर्मेशन के लिए. ठीक है. सो यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस आ जाएंगी. When an excess of ethyl alcohol is distilled with concentrated H2SO4 at 413 Kelvin, diethyl ether is formed. So देखो इथाइल अल्कोहल हमें क्या बनाना है? डाई इथाइल ईथर बनाना है. सो यहाँ पर क्या कर लिया हम लोग ने? इथाइल अल्कोहल ले लिया, उसकी रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में की एट अ टेम्परेचर ऑफ 413 केल्विन.
सो हमें डाई इथाइल ईथर मिल गया, साथ में H2O रिलीज हो गया। सो यहाँ पर स्टेप 1 स्टेप 2 ये जो भी हो रही थी उस डाइथाइल ईथर बनाने के प्रोसेस में, ये पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। सो स्टेप 1 में क्या था कि जो इथाइल अल्कोहल था वो हमारा H2SO4 के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। एंड देन स्टेप 2 में जो हमारा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म हुआ है स्टेप 1 का जो प्रोडक्ट था, वो फिर फर्दर किसके साथ में रिएक्ट करेगा, एक्सेस ऑफ C2H5OH के साथ में रिएक्ट करके एट अ टेम्परेचर ऑफ 413 केल्विन और रिएक्ट करके फिर क्या बना लेगा, वो डाई इथाइल ईथर बना लेगा, ठीक है। द ईथर प्रोड्यूस इज डिस्टिल्ड ओवर द रीजनरेटेड H2SO4 इज यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो H2SO4 बना वो फिर से हम लोग फर्स्ट स्टेप में यूज कर लेंगे डाई इथाइल ईथर बनाने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो यहाँ पे हमसे क्या कहा है, आइडेंटिफाई A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सो यहाँ पर हमें एक पूरी रिएक्शन दी हुई है, बेंजीन दिया हुआ है, उसकी रिएक्शन अगर CH3COCl के साथ में करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, सो A प्रोडक्ट क्या मिलेगा एंड देन B प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ये देखो यहाँ पर ये -HCl लिखा है, तो ये थोड़ा नोटिस करना यहाँ पर, और जैसे दिखेगा माइनस लिखा है मतलब कि यहाँ से हमें HCl को रिमूव करना है। सो वैसा थोड़ा हिंट लगा के भी करना कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में ही हिंट मिल जाती है हमें। सो यहाँ पर बेंजीन थी, सबसे पहले उसकी रिएक्शन CH3COCl के साथ में होगी AlCl3 के प्रेजेंस में। सो हमारे पास में ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। देन ये वाला स्ट्रक्चर जो बना है उसकी रिएक्शन फिर ZnHg एंड कंसनट्रेटेड HCl के साथ में करेंगे। सो हमारे पास में इथाइल बेंजीन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर A जो था उसका नेम क्या होगा, फिनाइल इथेनॉन होगा, एंड जो B फॉर्म हुआ है उसका नेम क्या होगा, इथाइल बेंजीन होगा, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। सो 12 में राइट होवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनॉस एक डिफाइन हार्मोन। सो यहाँ पर हमें जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनॉस का वो हमें बताना था एंड देन हार्मोन्स को डिफाइन करना था। सो ये जो स्ट्रक्चर्स है ये सभी तो आपको याद ही रखना है। सो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनॉस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हो जाएगा, एंड देन उसके बाद में हार्मोन्स को डिफाइन करना था। सो हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी दैट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ सर्टन सेल्स और ऑर्गन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13, क्लासीफाई दी फॉलोइंग सॉलिड्स इनटू डिफरेंट ग्रुप। सो यहाँ पर हमें A में सिल्वर दिया हुआ है, B में P4 दिया हुआ है, C में डायमंड एंड D में NaCl। सो यहाँ पर हमें ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एंड ये कौन से टाइप के सॉलिड्स है वो हमें बताना था, ठीक है। सो यहाँ पर देखो सिल्वर कैसा सॉलिड है, ये एक मेटालिक सॉलिड है। P4 कैसा है, ये एक मॉलिकुलर सॉलिड है। डायमंड कोवेलेंट सॉलिड एंड NaCl आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो कौन सा सॉलिड हो गया, आयनिक सॉलिड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन मोलालिटी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो यहाँ पर हमें मोलालिटी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करना था। सो मोलालिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। एंड देन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट स्टॉप ऑस्मोसिस इज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। एक ऐसा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस को रोकने का काम करेगा, उसे हम क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। एंड मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा सेक्शन B भी पूरा कंप्लीट हो गया है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स सेक्शन C। सो सेक्शन C में हमें 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 24 मार्क्स का है। पर क्वेश्चन हमें 3 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करना है एंड प्रॉपरली पॉइंट वाइज ही लिखना है इसमें भी आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा है हमसे, डिफाइन फ्लक्स, राइट अ नोट ऑन लीचिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर हमें फ्लक्स को डिफाइन करना है एंड देन लीचिंग प्रोसेस के ऊपर में एक नोट लिखना है। सो फ्लक्स क्या होता है,
Flux is any substance produced in the smelting of ores to promote fluidity and to remove impurities in the form of slag. So ये फ्लक्स की डेफिनेशन हो गई. एंड देन लीचिंग प्रोसेस पर हमें पूरा एक नोट लिखना था. सो लीचिंग में क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम देयर ओर्स इज द मेथड ऑफ लीचिंग. लीचिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. कौन कौन से मेटल्स एक्सट्रैक्ट होंगे? एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर. उनके ओर्स से हम लोग उन्हें एक्सट्रैक्ट करेंगे. In this method, the ore is soaked in a certain solution for a long time. The ore dissolves in that solution due to a specific chemical reaction. The gangue, however, does not react and therefore does not dissolve in that solution, so it can be separated. For example, concentration of bauxite. The aluminium ore is done by leaching method. Here, bauxite is soaked in aqueous NaOH or aqueous Na2CO3 which dissolves the main ingredient alumina in it. So यहाँ पर ये हमारे लीचिंग के ऊपर में भी एक नोट हो गया. Number 16th, draw the structure of sulfurous acid. Explain why nitrogen does not form pentahalide. So यहाँ पर हमें क्या करना है? जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. एंड देन नाइट्रोजन जो है वो पेंटाहेलाइड्स क्यों नहीं फॉर्म करता है वो बताना है. सो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है हमारा? H2SO3. H2SO3 ये क्या हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड हो गया. ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देख लो कैसे बनेगा. एंड देन उसके बाद में नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड की फॉर्मेशन क्यों नहीं करता है? बिकॉज अगर हमें पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन करना रहेगा तो उसके लिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है. मतलब कि जो सेंट्रल एटम होता है वो हमारा sp3d हाइब्रिडाइज्ड होगा तभी पेंटाहेलाइड की फॉर्मेशन होगी. एंड इट कैन बी डन बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंट्रल एटम टू एम्प्टी d ऑर्बिटल्स इन द एक्साइटेड स्टेट. बट नाइट्रोजन एक हमारा एलिमेंट ऐसा है जिसमें d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. सो इसलिए उसकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन तो होती ही नहीं है, तो इसलिए वो पेंटाहेलाइड भी फॉर्म नहीं कर पाएगा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 17th, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड. Why are most of the compounds of transition metals colored? सो ट्रांजिशन मेटल्स में जो मतलब कि जो बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं वो कलर के फॉर्म में क्यों शो करते हैं वो था. ठीक है. सो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा लैंथेनाइड्स का? Xe4f0 to 14, 5d0 to 2 and 6s2. The reason why transition metal compound in particular are colorful is because transition metals have unfilled or either half-filled d orbitals. When compounds of transition metals are formed, splitting of the d orbital into a higher and lower orbital take place. Now the electron of the transition metal can jump. Note that light is absorbed for electrons to jump, but this electron will fall eventually back again to its ground state, releasing light of specific intensity and wavelength. Therefore, we perceive this color. So now question number 18, calculate the effective atomic number EAN of copper in CuNH3 vol 4 2 plus, जहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ Cu 29 होता है. एक्सप्लेन आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विथ अ सुटेबल एग्जाम्पल. सो यहाँ पर हमें पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है CuNH3 और वोल 4 2 प्लस आयन में. सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Z माइनस एक्स प्लस वाई. Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है जो कि 29. x क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ Cu आयन फ्रॉम इट्स एटम 2. एंड y क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड 8. सभी को फॉर्मूला में पुट कर देंगे. सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास में? 35 आ जाएगा. देन उसके बाद में आयनाइजेशन आइसोमर्स
are identical except for a ligand has exchanged places with an anion or neutral molecule that was originally outside the coordination complex. The central ion and the other ligands are identical. For example, जैसे यहाँ पर ये दो कॉम्प्लेक्स लिए हुए हैं, सो कॉम्प्लेक्स के बाहर में ये जो एनायन प्रेजेंट है, यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है एनायन, एंड यहाँ पर ब्रोमीन प्रेजेंट है एनायन, ठीक है। सो ये दोनों अलग अलग है, बाकी अंदर का जो कॉम्प्लेक्स है वो तो पूरा सेम ही है। सो इन्हें हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन आइसोमर्स कहेंगे। दिस टू आइसोमर्स डिफर्स ओनली विच लिगेंड्स आर एक्चुअली बाउंड टू दी सेंट्रल मेटल। सो आयनाइजेशन आइसोमर्स क्या होता है वो भी एक्सप्लेन कर दिया। देन क्वेश्चन नंबर 19, राइट दी केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ रिस्पेक्ट टू ए सल्फोनेशन, बी एसिटाइलेशन, सी नाइट्रेशन, ठीक है। सो क्लोरोबेंजीन अगर इसमें हम लोग ने सल्फोनेशन की रिएक्शन की है तो फिर क्या होगा। सो सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, सो ये क्लोरोबेंजीन हो गया, सल्फोनेशन मतलब कि H2SO4 के साथ में अगर उसे हम लोग ने रिएक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, 1 क्लोरो सल्फोनिक एसिड मिलेगा एंड 4 क्लोरो सल्फोनिक एसिड मिलेगा। 4 क्लोरो सल्फोनिक एसिड जो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड 1 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा। सो ये जो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है ये वाला मेजर हो जाएगा एंड ये वाला माइनर हो जाएगा। देन उसके बाद में एसिटाइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन करेंगे तो क्या मिलेगा, सो एसिटाइल ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। सो उसके लिए क्या एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O, Cl किसके प्रेजेंस में होती है, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होती है। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा हमें, 1 क्लोरो एसिटोफिनॉन मिलेगा एंड 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद में क्लोरोबेंजीन अगर हम लोग ने नाइट्रेशन की प्रोसेस करवाई तो क्या होगा, नाइट्रेशन मतलब कि कॉन्क H2SO4 को हम लोग क्लोरोबेंजीन में ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन बनेगा एंड क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पर नाइट्रेशन की प्रोसेस में कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं, एसिटाइलेशन की प्रोसेस में कौन सा यूज कर रहे हैं एंड सल्फोनेशन की प्रोसेस में कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, हाउ इज इथेनॉल प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी फॉलोइंग कंपाउंड। सो जैसे हमें ये इथेनॉल दिया है, इथीन दिया है, ब्रोमो इथीन दिया हुआ है, सो इन तीनों चीजों से हम लोग इथेनॉल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो पूछा है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो इथेनॉल को हमें किससे बनाना है, इथेनॉल से बनाना है। इथेनॉल से हमें इथेनॉल बनाना है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें रिडक्शन करना पड़ेगा। सो इसलिए जो इथेनॉल है CH3CH इसकी रिएक्शन H2 के साथ में कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ Na, सो इथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएंगी। देन उसके बाद में इथेनॉल को फॉर्म करना है हमें इथीन के साथ में। सो किसके साथ में रिएक्शन करवा देंगे हम लोग, इथीन ये है, इसकी रिएक्शन हम लोग ने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में करवा दी। सो हमारे पास में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा एंड देन इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का अगर हम लोग ने हाइड्रोलाइसिस करवा दिए सो हमें इथेनॉल मिलेगा, साथ में H2SO4 भी मिलेगा। देन सी में हमें क्या करना था, इथेनॉल को फॉर्म करना था ब्रोमो इथेन से। सो अगर ब्रोमो इथेन की रिएक्शन हम लोग ने एक्वस KOH में करवा दी ये और हीट दे दिया उसे थोड़ा, सो हमारे पास में इथेनॉल बन जाएगा, साथ में KBr जो है ये रिलीज आउट हो जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21, हाउ आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी नाइट्रोअल्केन्स डिस्टिंग्विश यूजिंग HNO2। सो प्राइमरी नाइट्रोअल्केन्स, सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन, टर्शरी नाइट्रोअल्केन्स को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे HNO2 का यूज करके। सो प्राइमरी नाइट्रोअल्केन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म ब्लू कलर्ड नाइट्रोसो नाइट्रोअल्केन विच ऑन डिसोल्यूशन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स रेड कलर। सो यहाँ पर ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा है उसको पूरा रिएक्शन के फॉर्म में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना कि जो प्राइमरी नाइट्रो एल्केन है अगर वो नाइट्रस एसिड क्या होता है हमारा HNO2, ये क्या हो गया हमारा नाइट्रस एसिड हो गया,
NaNO2 के प्रेजेंस में रिएक्ट किया तो सबसे पहले नाइट्रोफॉर्म बना, नाइट्रोफॉर्म से वो फिर क्या बनाएगा, ब्लू सॉल्यूशन बनाएगा, ब्लू सॉल्यूशन से फिर वो रेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम लोग ने जो ब्लू सॉल्यूशन बना उसको अगर हम लोग ने NaOH में डिसॉल्व कर दिए तब। देन उसके बाद में जो सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन्स होते हैं वो दे रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग ब्लू कलर्ड नाइट्रोसो नाइट्रो अल्केन विच आर इनसॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड as there are no more contained replaceable अल्फा हाइड्रोजन एटम। सो अगर हम लोग ने सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन लिए देन उसके बाद में इनकी रिएक्शन HNO2 के साथ में करवा दी, सो यहाँ पर सिर्फ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन ही बनता है। उसके बाद में इसकी फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएंगी NaOH के साथ में। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन बना ना उसके पास में फिर से कोई एक ऐसा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं होता है कि जहाँ से रिप्लेसमेंट होगा करके। एंड देन टर्शरी नाइट्रो अल्केन्स जो होते हैं वो नाइट्रस एसिड के साथ में ही रिएक्ट नहीं करते हैं बिकॉज उनके पास में कोई भी रिप्लेसेबल अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ही नहीं होता है जो कि NO2 ग्रुप को कैरी करेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स, एक्सप्लेन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। सो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं एंड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स को हमें एक्सप्लेन करना है। सो मोनोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो पाएंगे और सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में, जैसे कि जो भी डाइसैकेराइड्स वगैरह रहते हैं सो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मोनोसैकेराइड्स में हो जाते हैं। बट मोनोसैकेराइड्स वो तो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना कार्बोहाइड्रेट का, तो इसलिए वो फिर और सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट या फिर हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो पाते। ठीक है, देन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। सो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में क्या होता है कि जो प्रोटीन रहता है वो उसका जो मॉलिक्यूलर शेप है उसे चेंज करेगा विदाउट ब्रेकिंग द अमाइड और पेप्टाइड बॉन्ड दैट फॉर्म द प्राइमरी स्ट्रक्चर। डीनेचुरेशन रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द सेकेंडरी, tertiary or quaternary structure of protein. This causes change in properties of protein and the biological activity is often lost. So ये हो गया हमारा denaturation of protein. Denaturation of protein. Now question number 23. Define non-biodegradable polymer. Write preparation of टेरिलीन। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर किसे कहेंगे, ऐसे पॉलीमर्स जो कि ब्रेक डाउन नहीं हो पाते हैं टू अ नेचुरल और एनवायरमेंटली सेफ कंडीशन ओवर टाइम बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। सो उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कहेंगे। एंड देन उसके बाद में हमें क्या फॉर्म करना है, टेरिलीन की प्रिपरेशन। टेरिलीन को हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे वो प्रोसेस बतानी थी। ठीक है, सो इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिप्थैलिक एसिड ले लेंगे अगर हम लोग, एंड उसके बाद में इन दोनों का जो टेरिलीन होता है तो इन दोनों को अगर हम लोग ने कंडेंस कर दिया, मतलब कि दोनों को ऐड कर दिए इस वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करके, सो यहाँ पर हमें टेरिलीन मिल जाता है। ठीक है, ये देखो ये इथिलीन ग्लाइकोल हो गया, ये टेरिप्थैलिक एसिड हो गया, दोनों को हम लोग को कंडेंस करना है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। सो यहाँ पर ये टेरिलीन की प्रोसेस, ये जो टेरिलीन है वो फॉर्म हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर सोप्स, हाउ आर सोप्स प्रिपेयर्ड, डिफाइन एंटीसेप्टिक। सो सोप्स क्या होते हैं, सोप्स की फॉर्मेशन कैसी होंगी एंड एंटीसेप्टिक्स को डिफाइन करना था हमें यहाँ पे। ठीक है, सो सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। दे आर ऑब्टेन्ड बाय अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ natural oils and fats with NaOH and KOH. This is called saponification reaction. So यहाँ पर ये ग्लिसरीन एंड सोप वगैरह फॉर्म हो रहा है, वो सब आ गया। एंड देन उसके बाद में एंटीसेप्टिक को डिफाइन करना था। सो एंटीसेप्टिक इज अ सब्सटेंस दैट किल्स जर्म्स एंड हार्मफुल बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो एंटीसेप्टिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जर्म्स एंड हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करते हैं एंड दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ डिसीजेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
unit cell of a metal has edge length of 288 picometer and density of 7.86 gram per centimeter cube. Determine the type of crystalline lattice. Atomic mass of metal is 56 ग्राम पर मोल. सो यहाँ पर देखो सबसे पहले गिवन में क्या लिखना है, जितना भी हमें पूरा डाटा दिया हुआ है वो सब लिखना. सो डेंसिटी दी हुई है, एज लेंथ दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है एंड साथ में एवोगैड्रो नंबर दिया हुआ है. सो सबसे पहले हम लोग मास ऑफ वन एटम निकालेंगे. ठीक है, सो मास ऑफ वन एटम कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास बाय एवोगैड्रो नंबर. एटॉमिक मास 56 है जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था. एवोगैड्रो नंबर तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है. पूरा सॉल्व करेंगे. सो मास ऑफ वन एटम कितना आएगा, 9.3 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम आ जाएगा. देन उसके बाद में हमें क्या करना है, मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है. मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. मास ऑफ यूनिट सेल जो है वो किसके इक्वल है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. सो मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन एटम. सो हमें एक्चुअल में निकालना क्या है कि कोई भी एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है. अगर ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है तो ये भी पता चल जाएगा कि वो जो क्रिस्टल लैटिस है वो कौन से टाइप का है. सो ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में जो हमारा नंबर ऑफ एटम्स आता है वो कितना आता है, 2 आता है. अब 2 आता है आंसर. नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल. सो कौन से यूनिट सेल में 2 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, बीसीसी जो हमारा क्रिस्टल लैटिस होता है उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं. सो इसलिए यहाँ पर हमें नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना पड़ा था. नाउ क्वेश्चन नंबर 26. डिफाइन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. एक्सप्लेन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल. ठीक है, सो यहाँ पर हमें सबसे पहले इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन करना है एंड देन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करना है. द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. सर्टन रिएक्शंस विच आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ हायर ऑर्डर follow the first order kinetics. Such reactions are called as pseudo first order reaction. So pseudo first order reaction का यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल आ जाएगा ये वाला, ये जितना भी पूरा हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, ये क्या हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का. ठीक है, सो ये पूरा ऐसी ये वाली जो रिएक्शन दी हुई है ये पूरी ऐसी लिखनी है. द रिएक्शन वॉज एक्सपेक्टेड टू फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये यहाँ तक के पूरा ऐसे ही लिखना है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल के लिए. ठीक है, नाउ सो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन जो सेक्शन सी था वो भी पूरा कंप्लीट हो गया है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स सेक्शन डी. सेक्शन डी में हमें 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. 4 मार्क्स मिलेंगे पर क्वेश्चन अगर हमने प्रॉपरली लिखा है तो. ओके, सो क्वेश्चन 27 में हमसे क्या कहा है, डिफाइन द टर्म्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड कोरोजन. राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ठीक है, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स विद देयर हाफ रिएक्शन एंड अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड potential according to their decreasing standard potential. Any and then second क्या कहा था हमसे कि corrosion क्या होता है उससे डिफाइन करना था. Any process causing deterioration or destruction of any material is known as corrosion. उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हमें एप्लीकेशन देना था. सो टेक्स्ट बुक में एप्लीकेशंस दिए हुए, सो उनमें से कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हो. दैट इट हेल्प्स टू फाइंड अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू फाइंड अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. क्वेश्चन 28. सो क्वेश्चन 28 में क्या कहा है, एक्सप्लेन इंटर हैलोजन कंपाउंड. हाउ इज ऑक्सीजन प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी फॉलोइंग. ऑक्सीजन को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे वो भी बताना है, KClO4 से एंड PbO2 से. ठीक है, सो सबसे पहले इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो भी हैलोजन्स होते हैं वो कंबाइन होता है आपस में ये टू फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स. तो इन्हीं कंपाउंड्स को ही हम लोग क्या कहेंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहेंगे. दिस आर द फॉलोइंग टाइप्स.
x x dash x x dash 3 x x dash 5 and x x dash 7, where x is the halogen atom with larger size and x dash is the halogen atom with smaller size. तो ये हो गया हमारा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स. अभी हम क्या देखेंगे कि हम ऑक्सीजन को कैसे प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम KClO4 एंड फ्रॉम PbO2. ठीक है. सो KClO4 का अगर हम लोग ने क्या किया, थर्मल डिकम्पोजिशन किया, तो फिर हमें क्या मिलेगा, KCl मिलेगा एंड ऑक्सीजन जो है वो रिलीज आउट हो जाएगा. एंड वही सेम अगर हम लोग ने PbO2 की भी अगर हम लोग ने थर्मल डिकम्पोजिशन की, सो हमें क्या मिलेगा, PbO मिलेगा एंड जो ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज आउट हो जाएगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 29. एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल एडिशन रिएक्शन. मेंशन 2 यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. सो यहाँ पर हमें एल्डोल एडिशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो बताना, वो उसे पूरा एक्सप्लेन करना है एंड देन 2 यूजेस बताने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के. सो एल्डिहाइड कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगोज अ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कलाई. और ये एल्कली कौन कौन से हो सकते हैं, NaOH, KOH या फिर Na2CO3 एज कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, दैट इज एल्डोल. This reaction is known as aldol reaction. Aldol formed from aldehyde having alpha hydrogen undergoes subsequent elimination of water molecules on warming, giving rise to alpha beta unsaturated aldehyde. ठीक है. सो यहाँ पर ये एल्डोल फॉर्म करने की रिएक्शन हो गई एंड देन एल्डोल को अगर हम लोग ने क्या किया, ये जो फिर एल्डोल बना उससे अगर हम लोग ने क्या किया, एक वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दिया एंड वार्म करने लग गए. सो हमारे पास में क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा. कीटोन्स कंटेनिंग एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन also undergoes aldol condensation reaction and give an alpha beta unsaturated ketone. सो एग्जाम्पल में यहाँ पर हम लोग ने एक कीटोन ले लिया, उसकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवा दी, BaOH ट्वाइस के प्रेजेंस में करवा दी. सो हमें क्या मिल गया, ये एक कीटोल ग्रुप मिल गया. कीटोल ग्रुप मिला, उससे फिर हमने क्या किया, वाटर को एलिमिनेट कर दिया एंड थोड़ा सा हीट कर दिया. सो यहाँ पर हमें क्या मिला, 4 मिथाइल पेंट 3 in 2-on 4 मिथाइल पेंट 3 in 2-on मिला. सो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा एल्डोल रिएक्शन का जो मैकेनिज्म था वो पूरा एक्सप्लेन हो गया. एंड देन हमें 2 एप्लीकेशंस देना था कार्बोक्सिलिक एसिड के. सो फर्स्ट क्या है, इट इज यूज्ड इन फूड एडिटिव्स एंड सेकंड इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स. ओके. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 30. सो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिटवीन मोलर मास ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सोर्स एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. स्टेट एंड एक्सप्लेन वेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ. सो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, मोलर मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताना है एंड देन वेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ जो था उसे स्टेट करना है एंड एक्सप्लेन करना है. ठीक है. सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M. स्मॉल m क्या डिनोट करता है, मोलालिटी. मोलालिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg. सो यहाँ से ये पूरा एक्सप्रेशन को लिखना है. सबसे पहले मोलालिटी निकालेंगे, मोलालिटी को फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M. यहाँ पर ये क्या हो गया, W2 बाय M2 ये क्या हो गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूट एंड W1 बाय 1000 ये क्या हो गया हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया. ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए W2 बाय M2 एंड W1 बाय 1000 ये क्या हो गए, मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया. देन उसके बाद में वेंट ऑफ एवोगैड्रो लॉ को एक्सप्लेन करना था. At given temperature, equal volume of solution having the same osmotic pressure contain equal number of solute particle. The osmotic pressure is given by pi is equal to CRT. Pi is equals to क्या होता है, CRT होता है. C क्या होता है, कंसेंट्रेशन. कंसेंट्रेशन को क्या लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम. तो वही लिखा है pi is equals to N by V RT लिखा है.
फॉर टू डिफरेंट सॉल्यूशन ए एंड बी ऑफ इक्वल वॉल्यूम। सो यहाँ पर हम लोग ने दो डिफरेंट सॉल्यूशन ले लिए हैं ए एंड बी। सॉल्यूशन डिफरेंट है मतलब कि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिफरेंट होगा एंड नंबर ऑफ मोल्स भी डिफरेंट होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है एंड आर तो हमारा एज यूजुअल एक कांस्टेंट ही होता है। सो अगर ये दोनों जो सॉल्यूशन है इन दोनों का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी कैसे होंगे, इक्वली होंगे, ठीक है, बिकॉज जो नंबर ऑफ देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल आल्सो बी इक्वल। देन क्वेश्चन नंबर 31 लास्ट क्वेश्चन है, देख लो। यहाँ पर हमें क्या करना है, रिवर्सिबल प्रोसेस डिफाइन करनी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन की जो प्रोसेस होती है उसे भी डिफाइन करना है एंड देन उसके बाद में एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमें N2 गैस प्लस 3H2 गैस दिया हुआ है जिससे ट्वाइस NH3 गैस बन रहा है। बॉन्ड एंथैल्पी दी हुई है यहाँ पर हर एक की, N ट्रिपल बॉन्ड N की दी हुई है 946, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की 435 एंड N सिंगल बॉन्ड H की 389 दी हुई है। सो यहाँ से हमें क्या करना है, बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करना है। सो बॉन्ड एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट में इनके आ जाएंगी N2 मतलब कि ये वाला आ जाएगा -3 इंटू एंथैल्पी ऑफ H2 मतलब कि 3 इंटू 2 ये कर देंगे, वैसे करके पूरी सॉल्व करके आ जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को डिफाइन करना था हमें। सो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है। अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट्स गेट कन्वर्टेड टू